इस वीडियो में हम बात करेंगे एक गंभीर मानसिक बीमारी के बारे में जिसे स्किज़ोफ्रेनिया के नाम से जानते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया को हिंदी में मनोविकलता भी कहते हैं या विखंडित मानसिकता भी कहते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया कई सालों से, कई सदियों से चला आ रहा है और इसे अलग-अलग समय में लोग अलग-अलग तरीके से देखते आ रहे हैं। पुराने ज़माने में जब सिज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी किसी को होती थी, तो लोग कहते थे कि ये पागल हो गया है या इस पे भूत-प्रेत सवार हो गया है या कुछ और हो गया है। तो पहले जब इलाज नहीं था तो लोग उसे बंद करके रखते थे, चेन में जकड़ करके रखते थे, अंधेरे कमरे में रखते थे, ताकि वो किसी समाज को या किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान ना पहुँचा पाए। जैसे-जैसे समय बदल रहा है, जैसे-जैसे साइंस तरक्की कर रहा है, वैसे-वैसे ही इसके बारे में जानकारी भी बढ़ रही है और धीरे-धीरे करके लोगों ने इसे स्वीकार भी करना शुरू कर दिया है और आज का मॉडर्न साइंस इसे एक मानसिक बीमारी के रूप में स्वीकार करता है, सिज़ोफ्रेनिया कहते हैं। सिज़ोफ्रेनिया एक साइकोसिस ग्रुप का एक समूह का एक हिस्सा है। मतलब साइकोसिस एक बीमारी है, एक बीमारी का समूह है और सिज़ोफ्रेनिया उसका एक हिस्सा है। सिज़ोफ्रेनिया लगभग-लगभग पूरी दुनिया में लगभग 1% लोगों को होता है कभी न कभी। तो ये समझ जाइए कि भारत की आबादी अगर 1 अरब 35 करोड़ है, तो मान लीजिए कि लगभग-लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। और ये एक गंभीर बीमारी है जैसा कि मैं बार-बार कह रहा हूँ। इसलिए इसके बारे में बहुत ही डिटेल से समझने की आवश्यकता है। क्या लक्षण हो सकते हैं इस बीमारी के? तो इस बीमारी के लक्षण में सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है डिल्यूजन्स। डिल्यूजन का मतलब है कि भ्रम। मतलब किसी व्यक्ति को ये लगने लगता है कि उसके आस-पास के लोग उसके बारे में बातें करते रहते हैं या उसके आस-पास के लोग उसका पीछा करते हैं या उसके आस-पास के लोग उस पर नज़र रखते हैं। अगर कोई हँस रहा है तो लगता है देख कर के अरे! वो मुझे ही देखकर हँस रहा है या मेरे पीछे कुछ षड्यंत्र कर रहा है या मेरे परिवार के पीछे कुछ षड्यंत्र कर रहा है। इसे डिल्यूजन कहते हैं। डिल्यूजन कई प्रकार के होते हैं, जैसे डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन मतलब कि वो मेरे ही बारे में बात कर रहा है या वो मेरा पीछा कर रहा है। इसी तरह से किसी और तरह के भी डिल्यूजन होते हैं, जिसे डिल्यूजन ऑफ इन्फिडेलिटी भी कहते हैं, जिसमें कि उसे लगता है कि मेरी वाइफ या मेरा हस्बैंड मेरे लिए फेथफुल नहीं है और उनका किसी और के साथ संबंध बन रहा है। इन बातों का कोई आधार नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसके मन में शक रहता है। ये डिल्यूजन है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसे हैलुसिनेशन कहते हैं। हैलुसिनेशन का मतलब बिना किसी बात के भी लगे कि कुछ हो रहा है। जैसे अगर कोई नहीं भी बात कर रहा है फिर भी उसे लग रहा है कि उसके कानों में किसी की आवाज़ें आ रही हैं। या कोई सामने नहीं भी है तो उसे भूत-प्रेत या कोई लाइट या कोई व्यक्ति दिखाई पड़ रहा है। या अगर कुछ नहीं भी है तो उसे एक अजीब-सा गंध सुनाई पड़ता है। या कोई उसे टच नहीं भी कर रहा है तो उसे लग रहा है कि उसके स्किन पर या उसके शरीर पर कुछ रेंग रहा है या कुछ चल रहा है। तो इस तरह के कुछ हैलुसिनेशंस हैं जो सिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट में मिल सकते हैं या मिलते हैं। इनके अलावा बहुत सारे ऐसे भी पेशेंट हैं जिनमें बिहेवियर में भी कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, जिसे डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर कहा जाता है। मतलब वो व्यवहार जो हम किसी से उम्मीद नहीं करते हैं, ऐसा वो व्यक्ति करने लग जाता है। जैसे ज़रूरत से ज़्यादा गाली देना, ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा करना, सामान तोड़-फोड़ करना, किसी के बारे में भी कुछ भी बोल देना। या आपने अक्सर देखा होगा कई बार कि सड़क के किनारे कुछ ऐसे भी पेशेंट मिल जाते हैं, ऐसे लोग मिल जाते हैं जो कई सारे मैले-कुचैले कपड़े पहने रहते हैं। उनके हाथ में एक गंदा-सा बैग होता है और उस बैग में वो कई सारी निरर्थक चीज़ें रखे रहते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता है। उनके कपड़े काफ़ी गंदे भी होते हैं, उनके बाल काफ़ी बड़े होते हैं और वो खुद ही खुद कुछ न कुछ बुदबुदाता रहता है। तो ये बुदबुदा क्यों रहा है? बुदबुदा इसलिए रहा है कि उसके कानों में किसी की आवाज़ें आ रही हैं और वो उसका जवाब दे रहा है। हालाँकि उसे ये नहीं पता कि ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं, लेकिन उसे आवाज़ें आती हैं। और ये जो बिहेवियर है उनका, गंदे कपड़े पहनना, 3-4 कपड़े पहनना, फटे हुए कपड़े पहनना या उन निरर्थक चीज़ों को सामान जमा करके रखना, जिसका कोई मतलब नहीं है, ये डिसऑर्गनाइज़्ड बिहेवियर का हिस्सा है। और एक और इसका हिस्सा है जिसे कहते हैं डिसऑर्गनाइज्ड थॉट मीन्स कि उसे सोचने में परेशानी। कई बार ऐसे गंभीर मरीज आते हैं जो क्या सोच रहा है और क्या बोल रहा है उसमें कोई तारतम्य नहीं होता है।
उसे पता ही नहीं चलता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। और कभी-कभी सामने वाले तो समझ ही नहीं पाते हैं कि वो व्यक्ति क्या बोल रहा है। एक फ्रेज़ से दूसरे फ्रेज़ में कोई आपस में संबंध नहीं होता है। तो ये कुछ खास लक्षण हैं। कुछ और लक्षण हैं, जैसे कोई व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा एक्साइटेड रहता है और कोई व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा डल रहता है। जो व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा डल रहता है मीन्स कि इतना कि वो अपना हाथ हिला भी नहीं सकता है। अगर आप उसके एक हाथ को फ़िक्स कर दें तो शायद वो वहीं पे रखा रहेगा। कोई अगर व्यक्ति अपने गर्दन को उठाए हुए है तो वहीं पे उठाया रहेगा। कोई व्यक्ति बारिश में खड़ा है या धूप में खड़ा है तो वो चाह करके भी वो हिल नहीं पाता है। तो इस तरह के कुछ लक्षण हैं जिसे हम डिसऑर्गेनाइज़ बिहेवियर या डिसऑर्गेनाइज़्ड स्पीच में रखते हैं। तो इस तरह के कुछ लक्षण हैं जो सिज़ोफ्रेनिया में मिलते हैं। साथ में ही नींद की कमी, समय पर खाना नहीं खाना, अपनी ज़िम्मेदारियों से दूर रहना, अपनी ज़िम्मेदारियाँ समझना ही नहीं कि मुझे कोई प्रॉब्लम है। और सबसे ख़ास बात इनसाइट। इनसाइट का मतलब है कि अपनी परेशानी के बारे में उसे ज्ञान है या नहीं है। यहीं पे आप पकड़ सकते हैं कि उस व्यक्ति को साइकोसिस है यानी सिज़ोफ्रेनिया है या न्यूरोसिस है। साइकोसिस वाले व्यक्ति ज़्यादातर मामलों में ये समझ ही नहीं पाते हैं कि जो भी मैं व्यवहार कर रहा हूँ, जो भी मैं सोच रहा हूँ, जो भी मैं पर्सीव कर रहा हूँ, ये सारी बातें उन्हें लगता है कि सही है। बिल्कुल वैसा ही जैसा कि आप इस वक़्त ये वीडियो देख रहे हैं और आपको लग रहा होगा कि मैं सच में वीडियो देख रहा हूँ। तो उनके लिए वो आवाज़ें आना, उनके लिए वो भ्रम होना, उनके लिए वो गुस्सा करना, उनके लिए नींद नहीं आना या भूख नहीं लगना, ये सारी बातें उतना ही सच है, जितना कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो ऐसी ऐसी परिस्थिति में घरवाले अक्सर उन पे गुस्सा करते हैं कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। वो ऐसा इसलिए कर रहा है कि उन्हें सिज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी शायद हो सकती है। इसीलिए वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उन्हें ये बीमारी है। तो कैसे पहचानें कि घर में कोई व्यक्ति है या आस-पास में कोई व्यक्ति है जिनको कि सिज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी हो सकती है? जो भी मैंने बताया वो तो टेक्निकल टर्म्स हैं, जिन्हें एग्ज़ामिनेशन के दौरान या जाँच के दौरान ही निकाला जा सकता है या बात किया जा सकता है उस पर। लेकिन अगर कोई व्यक्ति खुद ही बैठे-बैठे बुदबुदा रहा हो, अक्सर मुस्कुरा रहा हो या कुछ जेस्चर बना रहा हो कि लगता हो कि किसी से वो बात कर रहा है या इशारा कर रहा है, और ऐसा अगर लगातार 1 महीने से ज़्यादा चले या लगता हो कि बार-बार वो चीज़ों के या लोगों के ऊपर शक कर रहा हो, कोई भी व्यक्ति उसके बगल से गुज़र रहा हो तो वो शक कर रहा हो कि कहीं वो मेरे बारे में तो नहीं बात कर रहा है। लोग जब बातें कर रहे हों तो लग रहा हो कि वो मेरे बारे में बात करता हुआ गुज़रा है या वो मेरे खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि मैं जहाँ-जहाँ भी जाता हूँ, मेरे पीछे कोई ऐसा मशीन, ऐसा कैमरा या ऐसा डिवाइस, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मेरे ब्रेन में कुछ डिवाइस फिक्स है, जिससे कि वो मेरे मन की सारी बातें, मेरे सारे फीलिंग्स, मेरी सारी चीज़ें वो लोग जान जाते हैं। कई लोग इसे सीबीआई या और एजेंसियों के बारे में भी बताते हैं कि मेरे पीछे वो एजेंसी लगी हुई है और मेरे घर में कोई हिडन कैमरा है जिसे मैं ढूँढ नहीं पाता हूँ। तो शक इतना ज़्यादा गहरा होता है, जिसकी वजह से वो इस तरह से प्रतिक्रिया देते हैं कि वो हर चीज़ में डाउट करते हैं। कुछ लोग खाना भी खाते हैं तो उन्हें लगता है कि कहीं खाने में कुछ मिलाया हुआ तो नहीं है, तो वो लोग खुद से खाना निकाल कर खाते हैं। वो व्यक्ति ज़्यादातर अकेले रहना पसंद करते हैं, वो व्यक्ति ज़्यादा सोते नहीं हैं और वो व्यक्ति कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जैसा कि मैंने अभी बताया है। तो अगर इस तरह के लक्षण मिलें, तो आपको समझना चाहिए कि हो सकता है इन्हें सिज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी हो और इन्हें किसी मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अक्सर कुछ लोग ऐसा उन्हें पागल कहकर छोड़ देते हैं, तो मैं पहले इस पर ऑब्जेक्शन करना चाहूँगा कि ये शब्द नहीं कहना चाहिए। ये एक स्टिग्मेटाइज़्ड वर्ड है और हमें इसे एक सभ्य समाज में इस शब्द की कोई ज़रूरत नहीं है। हम उसे मानसिक रोग से पीड़ित कह सकते हैं, हम उसे सिज़ोफ्रेनिया का मरीज़ कह सकते हैं, लेकिन हम उसे पागल नहीं कह सकते हैं और कहना भी नहीं चाहिए। इसलिए अगर कोई ऐसा है, तो उन्हें डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अब अगर मान लिया कि इस तरह की बीमारी आस-पास में किसी को है, तो घर वालों की क्या ज़िम्मेदारी है? घर वाले उनके साथ बहस ना करें, घर वाले उनको आस-पास के किसी डॉक्टर से दिखाएँ और घर वाले उनके खाने-पीने का या सुरक्षा का ख़्याल रखें ताकि वो किसी के साथ बहस ना करें या किसी भी लीगल मैटर में ना उलझें। ये घर वालों की ज़िम्मेदारी बनती है। इसके अलावा दवाई पर भी नज़र रखना है कि दवाई खा रहे हैं कि नहीं ठीक से या इलाज करा रहे हैं कि नहीं ठीक से। ये सारी बातें घर घर वालों को नज़र में रखनी चाहिए।
अब अगर किसी को इस तरह की समस्या है, तो क्या कारण हो सकते हैं? यहाँ पर फिर मैं बता दूँ, बाकी मानसिक बीमारियों की तरह इसमें भी कई कारण हैं, कोई भी एक कारण नहीं है। तो पहले तो आनुवंशिक कारण, कि आखिर आनुवंशिक में कहाँ प्रॉब्लम हो जाती है। अगर किसी पिता को या माँ को या उसके दूसरे भाई-बहन को या मामा को या मौसी को या नाना-नानी, दादा-दादी, इन सब में से किसी को भी इस तरह की समस्या है, तो उनके परिवार में इस तरह की होने की समस्या बढ़ जाती है और ये संभावना लगभग 10 से 15% तक बढ़ जाती है। अगर परिवार में एक से ज़्यादा लोगों को ये समस्या है, तो ये समस्या और भी ज़्यादा गंभीर होती चली जाती है। तो अब अगर किसी को इस तरह की बीमारी आनुवंशिक रूप से है, तो उन्हें ज़्यादा दिन तक दवाइयाँ खाने की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा, कि कभी-कभी अचानक से आए तनाव के कारण भी सिज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी हो सकती है। यानी कि हो सकता है कि कोई म्यूटेशन हो जाए या हो सकता है कोई तनाव के कारण इस तरह की समस्या आ सकती है। तो ये मुख्य कारण है, या कभी-कभी परिवार में विवाद रहता है, आपस में माता-पिता लड़ते रहते हैं, या घर का माहौल ठीक नहीं है, घर में कोई नशा बहुत ज़्यादा करता है, या कभी चाइल्डहुड अब्यूज़ हुआ हो, चाहे वो फिजिकल हो या सेक्सुअल हो, या एक और बड़ा कारण है नशा, खासकर गांजा या भांग और शराब। ये 3 नशा इस तरह के बीमारी के लिए ज़िम्मेदार हो सकता है। तो इस तरह की जानकारी आपको अपने डॉक्टर को देनी चाहिए, या डॉक्टर भी आपसे पूछ लेते हैं कि हाँ, किस-किस कारण से ऐसा हो सकता है। अब अगर हमें पता चल गया है कि बीमारी है, तो आगे हमें क्या करना चाहिए? इसका क्या इलाज संभव है? क्या हमें उसे बंद करके रख देना चाहिए? क्या हाथ बीड़ियों में जकड़ देना चाहिए, या उसे घर से निकाल देना चाहिए? जैसा कि अक्सर हम लोग सुनते रहते हैं। तो नहीं, इसके लिए इलाज है और काफ़ी कारगर इलाज है। एलोपैथ में बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जिसके माध्यम से इस तरह की बीमारियों को ठीक किया जा सकता है, और आम तौर पर 2 से 3 महीने में इस बीमारी में लगभग 60, 70, 80% तक आराम मिल जाता है। हाँ, ये बात है कि दवाइयाँ काफ़ी लंबे समय तक चलानी पड़ती हैं। किसी-किसी को 1 साल, किसी को 2 साल, किसी को 3 साल, किसी को लाइफ लॉन्ग भी चलानी पड़ सकती है। ये निर्भर करता है कि उसके साथ सर्कमस्टेंसेस क्या-क्या हैं। यानी आनुवांशिक है या नहीं, या बार-बार हो रहा है या नहीं, या दवाई को कम करने के बाद में कहीं दोबारा तो नहीं हो जा रहा है। तो इन सब के आधार पर तय किया जाता है कि दवाइयाँ कितने दिन चलेंगी। इसके साथ और क्या कर सकते हैं दवाइयों के अलावा? दवाइयों के अलावा जब बीमारी काफ़ी हद तक कम हो जाती है, तो हम पेशेंट के साथ में कॉग्निटिव थेरेपी की भी बात करते हैं, सपोर्टिव थेरेपी की भी बात करते हैं, और समाज में कहीं न कहीं उसे शामिल करने की कोशिश करते हैं। सपोर्टिव थेरेपी का मतलब है कि पेशेंट का सहयोग दें, उनका ख्याल रखें, उनके खाने-पीने का, उनके साथ ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए जिससे कि उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा आता हो। उनके दवाइयों का खास ख्याल रखना चाहिए, और बार-बार डॉक्टर के यहाँ उन्हें लेकर जाना चाहिए। याद रखें कि इसमें एक खास प्रॉब्लम होती है इनसाइट की, जिसमें कि उन्हें नहीं पता होता है कि मुझे कोई बीमारी है। तो अगर उन्हें पता नहीं होता है, तो ऐसे मौकों पर कभी-कभी हमें पेशेंट के साथ सावधानी बरतनी चाहिए कि उन्हें फ़ोर्स करके नहीं ले जाना चाहिए। अगर ज़्यादा समस्या हो, तो आप पुलिस के द्वारा या मजिस्ट्रेट के द्वारा भी उन्हें दवाई दिलवा सकते हैं, या डॉक्टर के यहाँ तक ले जा सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उन्हें अपने घर पे छोड़ दें, जिस अवस्था में है कि वो इलाज नहीं कराना चाहते हैं, तो उनको उन्हीं की हालत पर छोड़ दें। ये परिवार और समाज की ज़िम्मेदारी बनती है कि हम उन्हें सही रास्ता दिखाएँ। तो ये है सपोर्टिव थेरेपी के बारे में। दूसरा है कि कॉग्निटिव थेरेपी के बारे में। तो जब पेशेंट ठीक होने लग जाते हैं, तो हम उन्हें बीमारी के बारे में बात करते हैं, उनकी दवाइयों के बारे में बात करते हैं, या उनके सोच के बारे में बात करते हैं कि अगर आपको इस तरह की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, या आपको इस तरह का भ्रम हो रहा है, तो इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं है। तो कभी-कभी काफ़ी कारगर हो जाता है। इसके अलावा मैंने एक बात कही है रिहैबिलिटेशन के बारे में, कि कभी-कभी ये बीमारी पकड़ में ही आता है 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल के बारे में। तब तक उनकी पढ़ाई छूट चुकी होती है, किसी का नौकरी छूट चुका होता है, किसी का बिज़नेस बंद हो चुका होता है। अब अगर वो निराश रहता है, तो बिज़नेस में और भी नुकसान, और भी वो डिप्रेस होता चला जाता है कि अरे! मैं तो काम ही नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे कौन-सी इतनी बड़ी बीमारी हो गई थी, और मैं कैसे आगे अपने लोगों को फेस कर पाऊँगा, या मैं कैसे अपनी ज़िंदगी चला पाऊँगा। तो यहाँ पे घर, परिवार, समाज और डॉक्टर, ये सबकी ज़िम्मेदारी बनती है कि उनको उनके अनुरूप
समाज में जगह दिया जाए और उनको कुछ काम करने के लिए प्रेरित किया जाए, ताकि वो अपना जीवन यापन कर सकें और अपना घर चला सकें, ताकि इलाज के या किसी और चीज़ के उनकी ज़रूरतों के पैसे उन्हें मिल सकें। तो रिहैबिलिटेशन भी इस बीमारी का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। इसे हम इनकार नहीं कर सकते हैं और ना ही इसे हमें बचना चाहिए। किसी-किसी परिस्थिति में हमें ऐसे पेशेंट को एडमिट भी करना पड़ सकता है। तो एडमिट करने के लिए कहाँ एडमिट करें? क्या कोई जनरल हॉस्पिटल इस तरह के पेशेंट को एडमिट कर सकता है? तो आम तौर पर नहीं। जनरल हॉस्पिटल में सिर्फ इमरजेंसी की हालत में ही एडमिट किया जा सकता है, लेकिन इसके अलावा इसे किसी मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में ही भर्ती करना चाहिए। कई सारे ऐसे सरकारी और प्राइवेट मानसिक संस्थान हैं जो कि इस तरह के मरीजों से डील करते हैं। तो उनके पास उन्हें लेकर जाना चाहिए और वहाँ पर उनकी सहमति से, या कभी-कभी मरीज सहमति नहीं देते हैं, ऐसी अवस्था में 2 डॉक्टर, 1 साइकियाट्रिस्ट और 1 एमबीबीएस कम से कम होने चाहिए, जिनकी सहमति की आवश्यकता होती है और वैसे परिस्थिति में डॉक्टर से सहमति लेकर उन्हें एडमिट करना चाहिए। एक और इलाज के बारे में मैं बात बता दूँ जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मैं मिस कर गया था। जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, ईसीटी यानी शॉक थेरेपी। तो जब भी हम किसी पेशेंट को दवा देते हैं और अगर उनमें सुधार नहीं आता है, जैसे कितने लोगों में सुधार आता है अक्सर लोग पूछते हैं। सिज़ोफ्रेनिया के लगभग 20 से 30% लोग पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं और 20 से 30% लोग ऐसे हैं जो कभी ठीक नहीं हो पाते हैं। और कुछ वैसे लोग हैं जिनमें पार्शियल रिमिशन होता है, यानी आधे ठीक होते हैं, किसी में 25%, किसी में 50% और किसी में 75%। पर अगर किसी में 25% का भी सुधार है तो इसे हम अच्छा सुधार मानते हैं। अगर दवाइयों से फ़ायदा नहीं हो रहा हो तो मेंटल हेल्थ एस्टेब्लिशमेंट्स में इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी यानी शॉक थेरेपी की व्यवस्था होती है। लोग अक्सर डर जाते हैं कि अरे ये कितना अजीब-सा इलाज है, किसी को शॉक कैसे दिला सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। हम लोग सबके घर में कोई न कोई परिवार की सर्जरी होती है और सर्जरी के दौरान हम अपने डॉक्टर को अपने ही परिवार के पेट का ऑपरेशन या किसी शरीर के किसी अंग का ऑपरेशन के लिए उसे काट-छाँट के अनुमति देते हैं। तो जब वहाँ पे हम ये अनुमति दे सकते हैं और वहाँ पे ही प्रॉब्लम होती है, तो पेशेंट की बेहतरी के लिए इलेक्ट्रिक शॉक देने में कोई हर्ज नहीं है और ये काफ़ी कारगर इलाज है और ये उतना ही सुरक्षित है जितना सुरक्षित की दवाइयाँ हैं और ये काफ़ी अच्छा काम करती हैं। इसलिए अगर कभी आपको डॉक्टर ऐसा सलाह दें, तो उससे पीछे ना हटें और उसका उपयोग करें। तो इस तरह की कुछ जानकारी है जो सिज़ोफ्रेनिया के बारे में मैंने आपको दी है अभी। अगर आपके आस-पास में किसी को भी इस तरह की परेशानी है तो उन्हें अकेला ना छोड़ें, क्योंकि सिज़ोफ्रेनिया के मरीज़ काफ़ी मुश्किल में रहते हैं और उन्हें पता ही नहीं होता है कि मैं बीमार हूँ और वो उन्हें हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। हम और आप अगर उनका हेल्प नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? इसलिए अगर आस-पास में कोई भी हो, उन्हें डॉक्टर के सेटअप के पास ज़रूर लेकर के जाएँ, साइकियाट्रिस्ट के पास ज़रूर लेकर जाएँ और उनका इलाज करवाएँ। धन्यवाद।